Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics, and in economics the second part, Indian economic development, and the first chapter, and it is our fourth part. In this video our today's topic is industrial sector. Last time हमने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था और इस बार हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में समझेंगे. तो सिचुएशन क्या रही होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ईस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो बड़ी क्रिटिकल रही. जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, जिसे एग्रीकल्चर को उन्होंने रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के रूप में यूज करना शुरू कर दिया था, खासतौर से ब्रिटिशर्स ने, और कहीं ना कहीं वो अपने बेनिफिट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ को बना रहे थे, जो कि यहाँ की यानी कि इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी या यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा था, धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा. हैवी ड्यूटी चार्जेस लगा देना, तमाम तरह के ऐसे बाउंडेशन लगाना जिसमें वो खुल के मार्केटिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की. साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा वहाँ तमाम तरह की चीज़ें रहीं. लोग इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के हैंडीक्राफ्ट को बंद करके किधर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे. एग्रीकल्चर की तरफ मूव करने पे क्या था कि जो कैपेसिटी थी लैंड प्रोडक्टिविटी की, उसमें से जो आउटपुट आता था वो बहुत ही कंपेयरली बहुत ही लो होता था. फैसिलिटीज़ नहीं थी. उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, खासतौर से अंग्रेजों ने, वो अपने बेनिफिट को फोकस करके किया. यहाँ के सिस्टम के हिसाब से, जैसे उन्होंने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था तो वहाँ से लैंड रेवेन्यू के लिए वो यूज करते थे उनको. लेकिन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कुछ उन्होंने हमारी इसलिए जो एग्रीकल्चर सेगमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंगेज थी, लगभग 72% ऑफ द पीपल्स आर engaged in the agricultural activities, but the revenue is very less. जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन था उनके पास वो बहुत ही कम दे पाते थे, रेवेन्यू बहुत कम होती थी उनकी. पर्सनली ज़्यादातर जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, उनको एक्सप्लॉइट करने का काम किया गया था. तो ये चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी. अभी हम लोग बात करेंगे किसके नए वीडियो पे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करता है. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जब एग्रीकल्चर सेक्टर्स को नहीं छोड़ा तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वो ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके. क्या क्या है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टर्म्ड दैट डिस्क्राइब इन द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिस्क्राइब किया गया. यानी कि उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक मैनर्स में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का काम किया, यानी कि इंडस्ट्रीज को खत्म करने का काम किया. कैसे? क्या द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वाज टू फोल्ड. दो तरह के ऑब्जेक्टिव को ये लेके मूव कर रहे थे. फर्स्ट, द एक्सप्लॉइट द इंडियन वेल्थ ऑफ अ रॉ मटेरियल एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन एंड जूट. इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल the emerging needs of industries inputs in wake of industrial revolution in Britain. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो कह रहा है टू एक्सप्लॉइट द इंडियन वेल्थ. जो हमारे पास संसाधन थे, हमारे पास जो वेल्थ थी, हमारी जो रिच सिचुएशन थी, उसको एक्सप्लॉइट करने का काम था. किस तरीके से? ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में. उन्होंने, जब हम अंग्रेज हमारे पास नहीं थे तो हम एक्सपोर्टर होते थे. बट अंग्रेजों के आने के बाद वी आर द एक्सपोर्टर. पहले एक्सपोर्टर होते थे तो फिनिश गुड्स के होते थे, जो हम लोगों को बेचते थे वो उसको यूज करते थे. लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाने का काम कर दिया. तो उनका जो एक्सटेंशन था, जो वो एक्सप्लॉइट करते थे, वो रॉ मटेरियल के रूप में और प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में, लाइक जूट एंड कॉटन की बात कर रहा है. और ये इस्तेमाल कहाँ करते थे, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, ब्रिटेन में उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे. यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट जो जाता था रॉ मटेरियल रूप में, वो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता था. ये तो पहला. फिर टू एक्सप्लॉइट द इंडिया एज द पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन. अब उन्होंने दूसरा सिचुएशन क्या जनरेट किया, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, वो इंडियन मार्केट को, जहाँ पे पहले इंडिया अपने प्रोडक्ट को बेच के अपने लोगों से कम पैसे पे अच्छी मार्केटिंग करता, अब वहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंडियन मार्केट को ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए एक बड़े मार्केट के रूप में देखना शुरू कर दिया. मतलब
सामान यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में वो लेके आते, वहाँ से फिनिश गुड्स बनाते और इंडिया के लोगों को ही बेचने का उन्होंने काम किया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, कहता है कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल के टाइम की अगर बात करें तो उसमें कहता है द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, दुनिया भर के लोग, आपने कई बार सुना होगा 10th सेंचुरी तक इंडिया दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। फिर कहता है डेक्सिया मुस्लिम फाउंड इन द बंगाल इन प्लेस नियर द ढाका, जो कि आज के टाइम में बंगाल का क्या है, कैपिटल है, वॉज द फेमस ओवर ऑल द वर्ल्ड एज अ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल। जो डेक्सिया मुस्लिम्स एक इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो ढाका में, जो आज के टाइम में बंगाल में है, बंगाल में ढाका में, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश में है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया गया था, जिसके टेक्सटाइल जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस थे। फिर कहता है मालामाल वॉज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द मुस्लिम्स and was primarily born by the royal, giving it the name of the Malamal Shahi or the Malamal Khash। तो मालामाल वगैरह जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हुआ करते थे, ठीक है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे, रॉयलिटी उनको दी जाती थी, जिनके पास मालामाल या शाही खास की चीज़ें मटेरियल होती थी, यानी कि उनको बेनिफिट मिलता था उस टाइम में बंगाल में, जब हमारे मार्केट को एक्सप्लॉइट करने का काम नहीं किया गया था। धीरे धीरे आगे देखते हैं क्या हुआ। दिस सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन लीड टू डिक्लाइनिंग द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द कंसिस्टेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या रहा कि जब अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइजेशन के सिस्टम को अप्लाई करना शुरू किया तो उसका बैड इंपैक्ट क्या रहा कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गई, डिक्लाइन होनी, डंप होनी शुरू हो गई। अब उसकी वजह से क्या रहा कि जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को बनाते थे अब वो बनाना बंद कर दिए, तो वो हो गए अनएम्प्लॉयड, बहुत बड़ी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो फिर क्या है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ये दो कंडीशन ऐसी थी जिनका मेन मोटिव था डिसेंट्रलाइजेशन का, ब्रिटिशर्स का, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये दो काम ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से कर पाए। अब यहाँ पे आगे और भी चीज़ें हैं, क्या द पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसके थ्रू जो पुअर स्टेट होते थे वो ब्रिटिश रूल में बहुत हाईलाइटेड हुए। फर्स्ट, डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, कहता बिफोर द सफरिंग द डिके ड्यूरिंग the British Raj, the handicraft in India they enjoyed the worldwide reputation for the excellence and the quality। ब्रिटिश रूल से पहले 10 को पहले अगर हम बात करते हैं तो ये साफ साफ क्लियर होता है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन को मेंटेन करता था और बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरिश हो रहा था। फिर भी कहता था मेन रीजन फॉर द डिकेज ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको डिक्लाइन होने का, हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन होने का जो मेन रीजन था वो टैरिफ पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अगर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लोग अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसी कंट्री को सेल आउट करते जहाँ ब्रिटिशर्स नहीं थे तो उनसे हैवी ड्यूटी चार्जेस की जाती थी, लेकिन वहीं पे वो अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने रॉ मटेरियल को ब्रिटिश कंपनियों को फॉरवर्ड करते तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता और साथ ही साथ उनको टैक्स रिबेट भी मिलता था, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं तो ये क्लियर होता है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई वो अपने बेनिफिट को फोकस करते हुए लाई। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। जैसे इन इंडिया हैंडीक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, जैसे कि वाले बम्बूज आर्ट था, बैंगल्स थे, इसके साथ साथ छोटे मोटे और मटेरियल जो हमारे नॉर्मल लोग बनाते थे वो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड रेपुटेटेड थे, अच्छी उनकी पहचान थी। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द कोइंसिडेंटेड
विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था उसकी कोइंसिडेंस की बात करी तो उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया से ब्रिटिश को, जो ब्रिटिशर्स रिवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। यहाँ ये भी कहता था ब्रिटिशर्स फाउंड इन इंडिया as the best source of the raw material as well as the best market their industrial product। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया उनके लिए क्या है, एक बेस्ट सोर्स है, बहुत बढ़िया सोर्स है। किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल यहाँ चीप रेट पे और अच्छे कंडीशन में मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ पे मार्केट उनके लिए बहुत बेहतर था। फिर कहता है अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज वॉज परस्यूड इट्स अलाउड। अब क्या था डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। अभी यहाँ पे क्या रहा कि यहाँ के इंडस्ट्रीज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैरिफ पॉलिसीज को लगाने का काम किया, प्रेशर डाल दिया, टैरिफ पॉलिसी का प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया था उसको टैरिफ फ्री कर दिया गया, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लेते थे। ठीक है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। और ब्रिटेन से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडिया को आते थे उनको टैरिफ फ्री कर दिया गया। लेकिन यहाँ से अगर दूसरी चीज़ों को अगर फॉरवर्ड किया था तो उस पर टैरिफ चार्जेस अप्लीकेबल थे, हाई टैरिफ चार्जेस थे। कहता बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विच रिड्यूस देयर कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसी समय जिस समय इन्होंने अपने लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई कि इंडिया से रॉ मटेरियल बिना किसी टैरिफ के जाएगा और इंडिया में जो फिनिश गुड्स है वो बिना किसी टैरिफ के आएगा, उस समय तो उनके इंडस्ट्रीज के फोकस करके बनाई गई। लेकिन सेम टाइम में इन्होंने क्या किया था, बाकी चीज़ों के लिए या बाकी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए जो ये फिनिश गुड्स हम फॉरवर्ड कर रहे थे उस पर हैवी ड्यूटी चार्जेस लगा रखे थे कि इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उसका जो रेपुटेशन था वर्ल्ड वाइड उसको उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई। सॉरी, आगे भी कहता है एज अ कंसिक्वेंट वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड द पेंट्रेनिंग द इंडियन मार्केट, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड द लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट। अब जिस तरीके से अब हुआ क्या कि ब्रिटिश प्रोडक्ट ज़्यादातर मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट होते थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बनाते थे, तो उनके प्रोडक्ट एज कंपेयर इंडियन प्रोडक्ट प्राइस में लो होते थे। और लो होने की वजह से क्या रहा कि जो इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट थी इंडिया में वो खत्म हो गई और उसकी जगह पे ब्रिटिश प्रोडक्ट की मार्केट अच्छी चलनी शुरू हुई। न कि इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट न कि इंडिया में केवल खत्म हुई, इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड जो उसकी रेपुटेशन थी वो भी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट ने उनकी जगह लेनी शुरू कर दी। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो फेस्ड taught competitions from the machine-made British product which were the better in quality and the precision that the Indian product। अगर देखें तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स मशीन मेड के प्रोडक्ट होते थे उनके, जो कि क्वालिटी में बेहतर होते थे, शेप एंड साइज में बेहतर होते थे, और हमारा हैंडमेड यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों को हम बेचने का काम करते, तो वो थोड़ा सा कंपटीशन का इन्वायरमेंट हो गया जो कि ज़्यादातर फेवरेबल रहा ब्रिटिशर्स के लिए, न कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के लिए। फिर द पैटर्न ऑफ द डैमेज ऑफ इंडियन कंज्यूमर ऑल्सो चेंज एज अ मोर पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर टुक द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट के लिए बच्चे अपने कल्चर को भी अडॉप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो हमारे पास थे वो हमें मिल नहीं रहे थे, महंगे मिल रहे थे और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे थे। तो इसका बेनिफिट क्या रहा कि द पैटर्न ऑफ द डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर का जो डिमांड पैटर्न था वो चेंज हो गया, वो इंडियन ना होकर वो वेस्टर्न स्टाइल की तरफ मूव कर गया। फिर यहाँ भी क्या 10 द इंडियन क्राफ्ट्समैन स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट एंड इवेंचुअली द बेस्ट। नॉर्मली कहता है कि इस तरह से क्या रहा कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर था उसने अपने डोमेस्टिक मार्केट को लूज करना शुरू कर दिया, उसकी डोमेस्टिक मार्केट अच्छी नहीं रही और उसका मार्केट भी धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ब्लीक यानी कि नेशनल ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब ब्रिटेन में रिवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था,
अंडर द ब्रिटिश राज द मॉडर्न इंडस्ट्रीज शॉ ओनली द ब्लिक ग्रोथ। जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो अगर देखें नेशनल ग्रोथ कह लीजिए या फिर जो ग्रोथ था वो बहुत कम था। इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century दैट द मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोड इट्स इमर्जेंस। द 5 ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी नोटेड इन दिस रिगार्डेड। अब 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके। उसमें पहला कहता है इनिशियली द कॉटन एंड द जूट टेक्सटाइल मिल्स वॉज द सेटअप। इसमें क्या किया उन्होंने, बड़े बड़े जूट और टेक्सटाइल मिल सेटअप कर दिया इंडिया में। फिर कहता है द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर द लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। और ज़्यादातर जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो कहाँ लोकेट किए गए थे, वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और भी जो सी साइड पोर्ट हैं, जो सी साइड एरिया वहाँ पे। एंड द वर द मेनली द कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस, और जो ज़्यादातर क्या थे, इंडियंस के थ्रू कंट्रोल किए थे। द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज कंसर्न इन द बंगाल एंड वर द primarily कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स। और इसके साथ साथ जो जूट टेक्सटाइल्स थे, जूट से बने हुए जो कपड़े होते हैं, उस इंडस्ट्रीज को जो कंट्रोल करने का कंडीशन था वो ज़्यादातर फॉरेनर्स के पास था, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादातर इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे। फिर सेकंड पॉइंट की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कम up and a Tata Iron and a Steel Company Tiscon was the incorporated in 1907। अभी क्या रहा, 20th century के साथ आने के साथ साथ टाटा कंपनी ने क्या किया, जो टाटा टिस्कॉन थी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्टार्ट किया, इनकॉर्पोरेट करने का काम किया 1907 में। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द सीमेंट, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग अप। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से अपने यहाँ यानी कि इंडिया में सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज को ही स्टार्ट करने का काम किया गया। देयर थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो देयर वॉज द हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कहता देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अगर देखें तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिससे मशीनों को बनाने का काम करते हैं, तो रिक्वायरमेंट जो थी इंडिया में, कहते कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज द प्रोड्यूस द गुड्स लाइक अ मशीन एंड द इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जनरेट करने के लिए किया जाता है। फिर कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी रिमेन एक्सट्रीमली लो। लेकिन इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहा, जो GVA था ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा GDP था वो अभी भी क्या था, लो था। जितना मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, बहुत ही कम ग्रोथ का सेकेंड डेवलपमेंट हमारी थी पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, द स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। और जो स्टेट से उनका जो पार्टिसिपेशन था, उनकी जो रोल थे मॉडर्नाइजेशन में, वो लिमिटेड थे, वो ज़्यादा मॉडर्नाइज होने के चक्कर में नहीं थे। और साथ ही अगर इट वॉज द कन्फाइंड द ओनली टू द स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे लाइक रेलवे एंड द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इनका अगर बात करें तो ये ज़्यादातर जो बेनिफिशियल वर्क रहे, जो ज़्यादातर फायदेमंद रहे, वो रेलवे और हमारा कम्युनिकेशन सेगमेंट रहा। इसमें कहता है विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और जिसकी हेल्प से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम किया, यानी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। तो अभी तक ये फिफ्थ पॉइंट। आगे की अगर बात करें, एक ब्रीफली समरी की बात कर ले ओवरऑल, तो इन पूरे पॉइंट पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की अब बात करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वॉज अ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया। एंड इट वॉज द लार्जली ओइंग बाय द डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी, यानी कि हैवी ड्यूटी चार्जेस करना, अगर हम किसी भी तरीके के फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं केवल ब्रिटेन को छोड़ के, तो वहाँ पे हम अपने हैंडीक्राफ्ट को अगर सेंड आउट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रीज़न रहा जिसकी वजह से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने का हुई। फिर कहता मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोज अ ब्लीक एक्सपेंशन। अगर देखें तो बहुत ही कम मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बहुत ही कम ग्रोथ हो पाया। और ये भी कहता है इट वॉज बाई एंड अ लार्ज रिस्ट्रिक्टेड बाई द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड इट्स हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। अगर देखें तो जैसा हमने देखा कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए जो
स्टेट थे वो पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे थे, और हेल्प ना कर पाने की वजह से इनका जो एक्सपेंशन था वो बहुत ही कम हो पाया। इसके साथ साथ अगर देखें तो रेलवे का एक्सपेंशन होना ब्रिटिश मार्केट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा। वो बहुत बड़े मार्केट को कवर कर पाए इंडिया में रेलवे के एक्सपेंशन, रेलवे एंड कम्युनिकेशन के एक्सपेंशन होने की वजह से। द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। हमारे यहाँ आज भी हम कई चीज़ों पे फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ जो आप यूँ कह लीजिए कि जो कैपिटल इंडस्ट्रीज़ थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, वो एकदम नहीं थी। और आज थोड़ी बहुत है भी, लेकिन आज़ादी के कई सालों बाद तक हमारे पास हम किसी भी तरीके के कैपिटल प्रोडक्ट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते थे। कहते वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि हैंडीक्राफ्ट की बात करें, वाइल डिकेन्स द मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिमेनिंग इन एन इन्फेंट स्टेज, दिस अगेन द पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद अ लिटिल और द नो एविडेंस ऑफ द डायनेमिक चेंजेस। अगर देखें तो बहुत बड़ा चेंजेस नहीं पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को दोबारा आने के बाद से भी, जो कि उसके बावजूद भी अगर वो थोड़ा सा कवर भी किया तो उसके बावजूद भी हमारी जो इकॉनमी रही बहुत बड़ी पीछे रही। इसका बहुत बड़ा रीज़न रहा, मतलब इकॉनमी के पीछे होने का बहुत बड़े रीज़न ये सारे के सारे पॉइंट्स बने रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।